अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं सना कहवान और आज मेरे साथ प्रोग्राम में ताहिर मलिक साहब, इसार राना साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हसन और हुसैन नवाज़ के बरी होने से, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप रेफरेंस, एवनफील्ड रेफरेंस और इसके अलावा 3 ये जो रेफरेंसेस हैं इसमें बरी कर दिया है अदालत ने। ये बता दूं मैं आपको, हसन और हुसैन नवाज़ के ख़िलाफ़ जो केस चलाना अदालती वक्त का ज़िया है, वे ये वकील सफाई का कहना है। इसके अलावा अदालत ने ही अदम हाज़िरी की बिना पर इन्हीं हसन और हुसैन नवाज़ को इश्तिहारी भी करार दिया था। सवाल मेरा मलिक साहब सबसे पहले आप ही से कि फ्लैगशिप रेफरेंस में सज़ाएँ गलत हुई थी या जो आज का फ़ैसला है इसे आप गलत समझते हैं? देखिए, ये तो कानूनी पहलू है। मैं तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं कि उसको सही कहूँ या गलत कहूँ। मैं ये अलबत्ता कह सकता हूँ कि एक केस में नवाज शरीफ भी मुलज़म थे, वो मुजरिम भी बने, वो बात की कहानी है। उसमें मरीम नवाज़ भी थी, सफदर भी शामिल थे और ये दोनों भाई भी शामिल थे। अब उन तीनों को नैब ने तो कहा दिया ये नहीं मुलज़म साबित हुए, केस ख़त्म हो गया। तो अगर किसी केस में अगर हम 5 बंदों का नाम हो, 3 बंदे पहले घर जा चुके हो, तो इसका अंडरस्टूड था कि ये भी बचेंगे। थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड ये कि ये मेरा ख्याल है 2000 दिसंबर 18 में ना इनको अदालत ने ना इनको मुलज़म करार दी, इनको कैद दी। तो क्योंकि ये पाकिस्तान थे ही नहीं, तो उसका मतलब ये इश्तिहारी करार दे दिए। जो असल बात है वो ये हुई कि पाकिस्तान का जो कानून है, क्योंकि वो राना भी इस पर मुस्कुराता है कि पाकिस्तान में कोई चीज़ आईन और कानून के खिलाफ नहीं होती। तो उसमें ये लिखा है कि अगर आप इश्तिहारी हैं तो आप जब कभी साल बाद, 1 साल बाद, 100 साल बाद, 2000 साल बाद आएंगे, आप सीधा गिरफ्तार होंगे। तो इनको जो अदालत ने वहीं से पता चल गया था कि वो ट्रेंड किधर जा रहा है। उन्होंने कहा ये जो हमने फैसला इश्तिहारी किया ना, हम कुछ देर के लिए सस्पेंड करते हैं। ठीक हो गया, ये पाकिस्तान आ गए और आप नवाज शरीफ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बेटों को बिला वजह तो नहीं ना बुलाया। अब वो जब वापस आए तो वो उनको पता था केस तो है ही कुछ नहीं, हलवा केस है। वही हुआ नतीजा कि वो दोनों बरी हो गए। बिल्कुल ठीक। आज के इंसाफ को कैसा देखते हैं आप राना साहब? ये इंसाफ जो पहले से ही एक्सपेक्टेड था, आपका ये मानना है, या फिर आपको लगता है कि जो मामला, जो फैसला खुदा पर छोड़ा था नवाज शरीफ साहब ने और कहा था कि जी इंसाफ मुझे वहीं से मिलेगा, ये इंसाफ वहीं से हुआ? देखिए, शायद अरस्तू ने कहा था कि जो होते हैं ना अदालतें और ये कानून, ये एक ऐसा जाला होती हैं जिसके अंदर जो कमज़ोर होते हैं ना वो फंस जाते और ताकतवर इस जाले को तोड़ फोड़ के बाहर निकल जाते। अच्छा, फिर कौमों के तरक्कियों में और उनके अरूज व ज़वाल में इंसाफ बड़ा मैटर कर रहा होता है। इंसाफ ही तो मैटर करता है। तो पाकिस्तान का इंसाफ इतना मैटर करता है कि दिलचस्प बात यह है कि 2023 में सितंबर में के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ जो फैसला जारी किया था, उसमें उन्होंने नैब को पाबंद किया था कि वो अब कोई फैसला नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नैब और इलेक्शन कमीशन हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी बालातर है और ये नैब और इलेक्शन कमीशन जो है, इनको बल्कि मेरा ख्याल है कि हमें एहतियातन सुपर डुपर सुप्रीम कोर्ट टाइप कोई नाम दे देना चाहिए। जिस टाइम हसन हुसैन को बरी किया जा रहा था, ये तो मैं समझता हूँ अदालतों की मेहरबानी है। देखिए, एक बात तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अदालतों का कि इनकी मेहरबानी है। अगर ये खुद लंदन चली जाती और वहाँ जाके हसन हुसैन के घर नॉक करके कहती कि बेटा भतीजे, आई एम सॉरी यार, आपके लिए इतनी हमें प्रॉब्लम हुई, तो ये आपका आप बरीनामा है और ये कौम का माफ़ीनामा है, तो ये दोनों हम आपको देने आए। लेकिन चले मेहरबानी, वो नहीं गए, वो तशरीफ़ इधर ले आए। फिर कानून ने कहा कि चलें जी, हम ये वाली शिक भी के जो सरेंडर करने वाली है उसे भी ख़त्म करते हैं। बायोमेट्रिक तो करा दिया ना जाके। देखिए, बात सुने, बायोमेट्रिक हो, मैट्रिक हो या FA हो, ठीक है, ये वो ताकतवर लोग हैं जो घर बैठे कर सकते हैं। ट्रू। ठीक है। हमारे बच्चे हैं जो इम्तिहानी सेंटर में जाते हैं, या हमारे बच्चे हैं जो वन व्हीलिंग के नाम पर या कभी वन वे के नाम पर गिरफ्तार होते हैं, ये इनके बच्चे हैं। बिला वजह भी गिरफ्तार होते हैं, बिला वजह हो गया था। ठीक है ना, मैंने तो बताया नहीं आपको कि पर्चा तो पहले ही और एक और चीज सुन लें कि इंसाफ की आपको समझ आ जानी चाहिए कि जिस वक्त हसन और हुसैन को बरी किया जा रहा था, उसी वक्त एक 72 साला सियासतदान को, जो पाकिस्तान का CM रहा है 2 दफ़ा, स्पीकर रहा है पंजाब असम्बली का, एक सीजनल वो पॉलिटिशियन है, वो पुलिस की हिरासत में गिरा
और महल है उसके को हड्डी शड्डी के ऊपर भी फ्रैक्चर हो गई है। फ्रैक्चर परवेज इलाही साहब की बात कर रहे हैं आप जी। तो अंदाजा कर लें, बाथरूम में जेल की बाथरूम में गिरे हैं वो। अंदाजा कर लें कि इंसाफ की आपको समझ आ जानी चाहिए जी। कि एक तरफ कुछ अफराद के लिए आप जो कानून है उसे कहते हैं कि कुछ देर के लिए बंद थू मारा और ये अब सरेंडर ना करें, ये वैसे तशरीफ ले आए और माही आवेगा मैं फूला नल धरती से जावांगी उनके, और फिर वो डाल के फिर नैब के अफसर उन्हें चलांगी पखियां, तो फिर उसके बाद अदालत में और 1 बाय 1 शरीफ फैमिली के तमाम लोग एक के बाद एक बरी होते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर आप करप्शन के वो केसेस जो थे नैब की जानिब से बनाए गए रेफरेंसेस, क्या वो गलत थे या जो फैसले आ रहे हैं वो गलत है? क्या कॉन्ट्रडिक्शन है मैं ये अर्ज करने जा रहा हूँ कि जो नैब है ना, सबसे पहले तो मुझे नैब की मासूमियत पे हंसी आती है कि पहले उन्होंने करोड़ों रुपए कौम के खर्च करके केसेस बनाए, वॉल्यूम 10, वॉल्यूम फला, ठीक है, JITs बनी, उन्होंने बाहर दुनिया की सैरें की, तहकीक और तफ्तीश के नाम पे इस भूखी नंगी मरियल कौम के करोड़ों रुपए उन्होंने खा लिए, और उसके बाद अब वो कहते हैं कि जी ये केसेस तो वक्त का ज़िया है और ये तो केसेस इनका कोई फायदा नहीं है। तो आपको एक बात ये समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, ये अदालतें, ये कानून, ये सारा कुछ जो है ये एक आई वॉश है और ये सिर्फ हम लोगों के लिए एक जाला है, ताकतवर के लिए ये कोई जाला नहीं है। बल्कि मैं इस प्रोग्राम में आपको एक टिप दे रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में जिन जिन लोगों के साथ किसी तरह पहले या बाद में शरीफ लगता है ना, उनको भी बरी कर दिया जाएगा, चाहे वो शरीफ खानदान से हो या ना हो, ठीक है। मैं तो अब खुद अपना नाम इसार शरीफ रखने लगा हूं ताकि मैं अब आसमानी आफात से महफूज हो जाऊं। ये तो इंकशाफ जो कर रहे हैं राना साहब, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में इंसाफ इससे भी बुरे तरीके से नहीं, थोड़ा सा मेरा आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। देखिए, इंसाफ की भी थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ेगा। हाँ। जो अदालती निज़ाम है वो तो जजेस को जो आप केस देंगे वो उस हिसाब से चलेंगे ना। जब मुद्दई इसमें कौन था? मुद्दई तो नैब था ना, मतलब मैंने केस किया हो ना, आप जज साहब हैं, मैंने आपसे कहा जी कि हमें जरूरत ही नहीं है, तो जज क्या करेगा? लेकिन पॉलिटिक्स है। नहीं, मेरा पॉइंट मलिक साहब, उससे इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। मैं बेसिकली आपका हम ख्याल ही इस पॉइंट में, अगर आप मुझे सुनेगी तो जज को तो जो इदारे या जो रियासत जो उसको इन्फॉर्मेशन देगी उससे फैसला करेगा। सवाल यहाँ पे तो मैं कोट करूंगा अपना शाहिद खान अब्बासी को, मैं आम आदमी मेरी तरह नहीं, वो वजीर आजम पाकिस्तान कर रहा है, अब एक रिलायबल आदमी है पाकिस्तान में, एक आम वो कह रहे मैं धक्के खा रहा हूं अदालत। वजीर वो 6 दफा क्या 16 दफा मैं कानों से सुन चुका हूँ कि ये जो नैब है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये जो इदारा है, ये जो इसकी स्पिरिट थी। पहले तो सबसे बड़ी बात है, कागजों में हम बड़ी बहस करते हैं, वैसे भी एक ये अपना जनरल मुशर्रफ की यादगार है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी, इसे खत्म कर दें, इसे खत्म कर दें। वो शाहिद खान अब्बासी ऑन रिकॉर्ड है कि नैब से आप किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो पंजाबी कहते हैं बाजू मड़ोड़ना, आप बाजू मड़ोड़ के जो मर्जी करा रहे, तो मेरे लिए साबित हो रहा है। जज का आप किस तरह हम डिबेट कर सकते हैं जब नैब जिसने पेश करना था, जिसने इन्वेस्टिगेट करना है, वो कह रहा है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत कोई नहीं है, तो जज साहब ने कहा जाओ जी ऐश करो, छुट्टी करें। राना साहब नहीं, मेरी सुन लें। जी। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मलिक नहीं समझ रहा, मलिक को बात समझ नहीं आ रही। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नैब केसेस का फैसला अब नहीं हो सकता, उसके बाद जो ये अदालतें हैं, क्या ये इस सुप्रीम कोर्ट का इस फैसला इन पे लागू नहीं होता? क्या ये अदालतों, अगर इनके पास कोई केस आता है तो ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि नैब केसेस के फैसले नहीं कर सकते नवंबर के। तो अगर ये अदालतें खामोशी इख्तियार करती हैं और इस तरह का जेस्चर देती हैं कि जैसे उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का नहीं पता, तो क्या आपको नहीं बात समझ आ रही कि ये मामला किस तक जा रहा है? आप वो समझदार आदमी, देखो झटकी सी बात है, अगर नवाज शरीफ के 2 बेटे लंदन से आ गए हैं, जिस बंदे ने 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हो, इतनी 40-45 साल का एक्सपीरियंस हो, वो मतलब बच्चों को नहीं बुला सकता है। मैंने आपको एक छोटी सी टिप दी है इस केस में जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। ये वो बच्चे हैं जिनके इंटरव्यूज तक हमारे सामने है। अच्छा, अगर आपको याद हो, अभी अब मैं राना से मुहातब हूँ, ये राना से मुहातब हूँ, ये जिसको इंसाफ कहते हैं ना, मैं इस मुल्क का निज़ाम कहता हूँ, ये सारा स्ट्रक्चर जो है,
याद है कहाँ से नवाज शरीफ का हम लोगों ने साफियों से कहा अंदाजा लगाया था जवाल शुरू हो गया। यही साहब जो आज बरी हुए ना, इनके बेटों को बुलाया था, नैब नहीं बुलाया था। तो एक तस्वीर इनकी इस तरह रिलीज हुई थी कि बिल्कुल पहली दफ़ा अमीर आदमी का बच्चा ना गरीब आदमी के बच्चे की तरह बैठा हुआ था, घबराया हुआ परेशान बैठा था। तो इस जैसे समझदार लोगों ने तभी कहते भी नवाज शरीफ के डेज आर ओवर, ये वज़ीर आज़म भी नहीं रहेगा, इस पे केसेस भी होंगे। बिल्कुल वैसे हुआ, मक्खी पे मक्खी हुई, गिरफ्तार भी हुआ, जेल भी गया, बेटी भी सामने पकड़ी गई, सारा कुछ आपके सामने है। तो अब रिवर्स क्यों हुआ है ना, नवाज शरीफ साहब तो अपने केस लड़ेंगे मेरे साथ ज्यादती, तो वो अब रिवर्स हुआ। उन्होंने कहा जी मैं अगर आज़ाद हूँ तो मेरे बेटों को भी करियर हो गया। तो राना साहब आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भी अभी जो नैब की जानिब से इतने सारे केसेस बन रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर, इश्तिहारी भी करार दिया गया है, जब्त भी हुई हैं जायदादें, या आने वाले टाइम में सब कुछ उल्टा होता दिखाई देगा? आज आपका नहीं तो मेरा दौर, मेरा नहीं तो कल आपका दौर। मैं अर्ज करूँ कि हम कम से कम मैं और मलिक पिछले 50 साल से तो बाकायमी होशो हवास पाकिस्तानी सियासत को देख रहे हैं। ये परोडा था, क्या था, फिर एबडो, फिर उसके बाद नैब आ गया, फिर एहतसाब आ गया, फिर ये टूल हमने रखे होते हैं कि जब ज़रा थोड़ा मैं बेहतर अंदाज में कहता हूँ कि ये टूल हमने रखे होते हैं कि जब हम देखते हैं कि हाँ गेम हमारे हाथ से निकल रही है ना, तो फिर हमें पता होता है कि हमने कब कहाँ किस चीज़ को थोड़ा एक्टिवेट करना है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक ऐसी कौम जो दुनिया में 5वें बड़ी वो है आबादी के लिहाज से, मलिक साहब 5वीं, वहाँ फिर एटमी कुव्वत है हम, ठीक है, फिर हम एक बड़ा मजबूत मुल्क रखते हैं, छठी बड़ी फौज है, छठी बड़ी फौज है हमारी। हाँ जी। तो हमारी आलम यह है गुर्बत का कि हम ढोल बजा रहे हैं, अखबारात लीड स्टोरी दे रहे हैं, चैनल टॉप स्टोरीज दे रहे हैं कि IMF से मुज़ाकरात हो गए, वो 1.1 बिलियन जो है वो हमें देगी। यानी एक इस सतह पे हम गिरी हुई कौम है, हम इतने भूखे नंगे फकीर लोग हैं। हमारे पास हम एक ऐसा मुल्क जिसमें इट पुट्टो अरबोपति खरबोपति निकल आते हैं, जिसके अंदर जो 80% पॉलिटिशियन है ना, 80% वो उनके कारोबार यूरोप, अमेरिका, दुबई, लंदन, फला इंडोनेशिया, बांग्लादेश में भी लग रहे हैं, ठीक है। और यहां पे लोग भूखे मर रहे और उनके नाम पे आप पैसे ले रहे, वो पैसे लेके फिर अपने इल्लल्ले तल्लल्लो पे खर्च रहे। ये कौन सा इंसाफ है? इस तरह तो नहीं मुल्क चलते होते ना। क्या आप कब तक ऐसे चलाएंगे और क्या चला रहे हैं अब आप मुल्क? कि IMF का वफद आया हुआ है, हर बंदे का बस नहीं चल रहा, नहीं तो उनके पैरों के नीचे अपने हाथ दे दें कि सर आपके पैरों पे मट्टी नहीं लगनी चाहिए। उनके कुत्ते आते हैं यहाँ पे अमेरिकन के, तो वो पानी अपना साथ लेके आते हैं। इतने गिरे हुए लोग हैं हम। क्यों गिराया हमने अपने आप को इतना? इसलिए कि हमने समाजी इंसाफ खत्म कर दिया, सियासी इंसाफ खत्म कर दिया, हमने पसंद नापसंद के ऊपर जिंदगी बना ली इस कौम की। नतीजा देख ले, आज जो लोगों को जेल में होना चाहिए वो बैठे हुए क्या कहते हैं मसनदों के ऊपर, और जिन लोगों को मसनदों में बैठा होना चाहिए उनको तो आपने टोंक के जेल में रख दिया। और खबर ये है मलिक साहब कि पाकिस्तान ने IMF को मुआशी कारकर्दगी पर मुतमईन कर दिया। नहीं, एक्चुअली वो जो उसका जो उनका सबसे बड़ा एतराज़ था ना, देखिए हमारे यहाँ एक सिंपल सी चीज़ होती है बजट। बजट का मतलब है कि हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, आपकी आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है। तो हमारी जो आमदन है, जो इस हुकूमत का जो बजट बनता है उसमें 8,000 अरब रुपए का हसारा है, कोई तकरीबन 8-9% बनता है। तो वो कहते हैं ना कानों को वो धुआं निकलने वाली बात है कि उनके 8,000 अरब रुपए का। अच्छा, इसमें जो कैश है, जो समझने वाला, जो पाकिस्तान में हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते, इसका मतलब है कि ये जो 8,000 अरब रुपया ये हमारे हुक्मरानों का खर्चा है, हमारे अपने अखराजात हैं। जी मतलब देखें, मुल्क आप बनाते हैं आम बंदे के लिए। रियासत का जो बुनियादी तस्वर है वो ये है कि एक आम बंदे के लिए प्लानिंग करे, उसकी एजुकेशन, उसकी सेहत, क्योंकि वो हमसे टैक्स लेती है। इट्स ए सिंपल एग्रीमेंट, इट्स ए प्लानिंग कि आपने मेरे से पैसे लिए, आपने मेरे लिए प्लानिंग करनी है। तो तमाशा ये है कि जितना मेरे से टैक्स लिया जा रहा है, मैं आज की खबर दे दूं क्योंकि हम तीनों सैलरीड लोग हैं, तकरीबन 300 अरब रुपया सैलरीड लोगों से टैक्स लिया है इन्होंने। सबसे ज्यादा टैक्स पाकिस्तान में कौन देता है? सैलरीड, क्योंकि हमारा गिरेबान बंद है ना, हमें तो बैंक से पैसे आने, हम तो 1 रुपया नहीं रोक सकते। तो पॉइंट जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा जी 8,000 अरब रुपये का ये जो आपका खसारा है, इसको आप काम करें। इसीलिए 3 दिन पहले ये मुज़ाकरात फिशी हो गए थे हम। उन्होंने ठीक ठाक इस पे एहतजाज किया कि भाई आप पैसे लेते हैं, आप पैसे लेते जा रहे हैं, खुद ही खाते जा रहे हैं। मत देखें ना,
अगर आपने पुलिस रखी है तो पुलिस इसलिए रखी है कि शहर में अमन व मान हो। शहर में अमन व मान तो बाद की बात है, उनकी गाड़ियाँ, उनकी एयर कंडीशन, उनकी वर्दियों पे सारे पैसे खर्चे जा रहे हैं। और एमडी IMF की जो स्टेटमेंट है वो तो एक अलार्मिंग सिचुएशन थी उन्होंने पाकिस्तान के लिए। उन्होंने जो कहा है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग इजाज़त नहीं देंगे। ये जो 1.1 बिलियन जो राना बता रहा है ना, पैसे ही वो दे के नहीं जाएंगे। ये लोग छोटे बाबू हैं, ये छोटे बाबू वाशिंगटन DC जाएंगे, ये अपनी रिपोर्ट देंगे। ये इंडिकेट कर गए कि ठीक है, बात करनी है, डिटेल बात करनी है अभी हमें मलिक साहब कि महंगाई आगे बढ़ने वाली है, वो बढ़ेगी, वो सारी नेगेटिव हम इस पे करेंगे। लेकिन अभी बैक टू द पॉइंट हाँ। कि हसन और हुसैन नवाज की बरियत हो चुकी है, अब कौन रह गया है जिसको अभी बरी होना है? कुछ आगे नहीं, सारी बार देखें ना, अब सारी सिर्फ PTA की बारी है। और उसके लिए अल्लाह ताला जब तक लफ्ज़ एक 9 मई है ना, तो उनकी खैर नहीं, मैं आपको बड़ी डिटेल खबर दूंगा। अब समझ लें कि आज जो आप जो प्रोग्राम कर रही है, मेरा आप लफ्ज़ नोट कर लें, 23 मार्च तक आप देखेंगे कवानीन भी बनेंगे। आप ये भी आवाज़ आपके कान में पड़ेगी कि 9 मई के साथ कम से कम सजा उम्र कैद होगी। यानी कि बाकी जो आपकी मोहसिन नकवी साहब ने वार्न तो किया था। मैं उधर ही आप आने लगो, आप चली गई। अगर आप आज ने मोहसिन नकवी की आपने बात सुनी है, मोहसिन नकवी साहब और आपकी CM पंजाब, आपका पंजाब और आपका फेडरल हुकूमत जिसमें वजीर दाखिला का आपने नाम लिया, दोनों एक पेज पे हैं। और ये जो प्लानिंग हो रही है, बड़े दबे लफ्जों से जो मोहसिन नकवी साहब ने इरशाद फरमाया, आपने किसी ने गौर ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी अमेरिका में भी तो टिकटॉक बंद हो गया ना, पूरी दुनिया में लॉज होते हैं सोशल मीडिया के। अमेरिका के लिए भी टिकटॉक फिलहाल सर तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हुकूमत जो है ये सऊदी अरब और चाइना के मॉडल पे जा रही है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है मीडिया कंट्रोल, ये राना रोने के हीले प्रोग्राम है। ये बता दूं, जिसने रोना धोना जिसे शोर शोर डालना है, ये थोड़ा मुझे राना साहब से लेने दें। आगे सोशल मीडिया भी कंट्रोल की मैं कंक्लूड कर दूं। सोशल मीडिया भी कंट्रोल, मैस मीडिया भी कंट्रोल और पॉलिटिकल भी कंट्रोल। और मैं आपको बाद में बताऊंगा 9 मई के नाम के साथ PTA के साथ क्या होने जा रहा है। तो ये जो रोजगार इतने सारे लोगों का इन एप्स के साथ वो मिक्स ना करें ना, आप अब राना से लेना, मुझे लगेगा लेकिन मैं ये पॉइंट जरूर लूंगी, मैं इसको स्किप नहीं करूंगी। राना साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, हसन और हुसैन नवाज की बरियत के बाद अब नेक्स्ट किसकी बारी है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जल्द ही अदालतों के बाहर जो उनके हरकारे होते हैं ना, जो कहते हैं कि रियासत बनाम फला और वो फला, वो जो आवाज़ें लगाते हैं, वो ये जल्द आवाज़ें लगाएंगे कि जी कोई ऐसा रह तो नहीं गया। वो बकौल इमरान खान के जब वो अपनी डायरी लेके निकले थे तो उन्होंने कहा था कोई रह तो नहीं गया। तो अब ये भी आवाज़ें लगाएंगे कोई रह तो नहीं गया जिसे हमने माफ़ करना है, कोई रह तो नहीं गया जिसने कौमी ख़जाने के जिस पे इल्ज़ाम है और हमने उसे बरी करना है। क्योंकि ये मुल्क की जो गंगा है ये इतनी तेज़ी से बह रही है कि इसमें अब लोगों को हाथ धोने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, लाठी पहले दिन से जिसकी लाठी थी उसी की भैंस थी। ये भैंस को गलतफहमी थी, भैंस को गलतफहमी थी। और ये जो मलिक ने एक बात की ना कि जी साराना जैसे लोगों के आखिरी प्रोग्राम है, क्योंकि फिर सोशल मीडिया पे पाबंदी लग जाएगी, तो एक मैस मीडिया पे भी दोनों। हाँ, वही एक ना मेरे जैसा राना था, तो वो एक दावत पे गया। मलिक साहब तो चौधरी साहब जेड़े सन ताड़े वर्गे ताकत की अलामत, ठीक है, वो ताकत की अलामत ने दावत दी हुई थी, नमक ज्यादा डल गया खाने में। अब वो चौधरी जाता था, वो जाके कहता था सुना भी नवाज शरीफ का कैसा खाना पकया। कमाल कर दिया चौधरी साहब, इतना मजेदार खाना मैंने तो जिंदगी में नहीं खाया। फिर वो उधर जाते थे कि हाँ जी शहबाज साहब कैसा खाना पका होगा। चौधरी साहब कमाल कर दिया। वो मेरे जैसे फिर राने के पास आ गए बेचारे, जिनका काम ही हमेशा ताज़ीरा भुगतना हो लेकिन बात को कह देना है। तो उन्होंने कहा सुना राना क्यों जो खाना पका। उन्होंने कहा चौधरी साहब 10 लाख का तो लू नहीं पाता भी तुसी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ कौन होएगा। ठीक है, तो हमें बात तो हम तो कहेंगे, कहने को आप क्या कर लेंगे, क्या किस हद तक जा सकते। लेकिन असल चीज ये है कि इसका आउटकम क्या होगा। क्या हम 21वीं सदी के अंदर ये किबलाई खान और चंगेज़ खान वाले असूल अपनाएंगे? क्या हम सऊदी अरब और चीन, एक सुन लीजिए ये बात मलिक साहब, सऊदी अरब और चीन ने अगर ऐसा किया है ना, तो सऊदी अरब और चीन ने अपनी अवाम को उनकी हद औकात से ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, अपनी अवाम को उनकी ख्वाहिशात से ज़्यादा आसाइशें दी है। ठीक है ना, आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के पूरे राशन के बराबर है, पूरे पाकिस्तान का आप बजट उठाकर देख लें, हमारी तो इकोनॉमी का उनके साथ कंपैरिजन नहीं। एक अंबानी खानदान की शादी हमारे ये तमाम आटे के थैलों से ज्यादा महंगी थी। हम पता नहीं किस जोम में है, हम किस ख्वाब में फिर रहे हैं, हम पता नहीं किस चीज को की दुनिया बना के अपने इर्द गिर्द बैठे हुए, और हम समझ रहे हैं कि हम तो अपनी दुनिया के बड़े फाते हैं।
ये फातह है हम। और क्या दुनिया अंधी है? दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? आज की एक खबर सुन ले, मलक के तो लिखता है ना खबरें, चोरी चोरी लिख लेता है। मैंने फिर इसके जो लिख रहा होता है उस पर नजर रखता हूँ कि क्या क्या लिख रहा है। तो उसमें से इसने जो एक लिखा था, मैं आपको अब दिलचस्प बात बताऊं कि आज हमारे वजीर खजाना ने मलिक साहब अमरीकी सफीर साहब से मुलाकात की है और उन्हें बताया कि जी IMF से हमारे मुज़ाकरात इस सतह पे चले गए। अंदाजा करें कि असल हम किसको रिपोर्ट करते हैं। जी जी जी, समझे कि हम किसको रिपोर्ट करें, किसको बता रहे हैं मुलाकात करके। अदरवाइज वो कौन होता है अमरीकी सफीर यार, जिसको हम बताएं कि हमारी इकोनॉमी में हम क्या फैसले करने जा रहे हैं? खुद कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में इन्वॉल्व नहीं है। इसमें कोई छुपी सी बात है। देखो IMF जो है, एक कमेंट में करता जो नहीं, ये कभी खत्म। IMF में सबसे ज्यादा जो बड़ा शेयर है ना वो अमेरिका का होता है। तो भाई बैंकर है जिससे आपने उधार लेना है, फिर उसके आपको नहीं, वो फिर ठीक है, जिसका तो पूरे करने पड़ेंगे, सीधी बात है। इतना टेक है ना वो। एक बिल क्लिंटन, उसकी हिलरी क्लिंटन से किसी तुम मेरे जैसे तुम्हारे जैसे साफी ने कहा ना पाकिस्तान आई कि ये कर रहे हो हमारे साथ, वो कर रहे हो अपना एड्स के नाम पे, उनके भरावा मत लो फिर हमसे। यही जवाब है ना। बिल्कुल ऐसे नहीं, वैसे भी जिसका शेयर होता है वही सब कुछ, वही बकरी, जंगल उसका ही होता है, वही खाता है, सीधी बात। हाँ, चलिए मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम तहरीके इंसाफ को डिस्कस करेंगे। क्या उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ने जा रही हैं या मुश्किलात कुछ खत्म भी होंगी, इस हवाले से बात होगी। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर, जिनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, और यही नहीं बल्कि 29 मजीद रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। और अब देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ की मुश्किलात इसके बाद मजीद बढ़ने वाली हैं। अवामी मैंडेट, अवामी नुमाइंदे, वज़ीर आला KP की बात ही कर लें, अली अमीन गंडापुर साहब की, तो आपको नहीं लगता इससे जज्बात ज़्यादा मजीद मजरू हो सकते हैं आवाम के? नहीं, मुझे जज्बात जसूद तो बड़ी छोटी सी बात है। देखिए आज अगर आप अपना मेरे जो मुर्शद पाक हैं फैसल वाडा साहब को सुने तो मैं तो उनको बड़ी इज्जत और एहतराम से सुनता हूँ, बल्कि मेरी कोशिश होती है जब वो बोल रहे हो तो फ़ौरन वुज़ू कर लो, ऐसी बातें करते हैं। जरदारी साहब नहीं, मैं फैसल वाडा की बात कर रहा हूँ। कमाल की उन्होंने फरमा दी, उन्होंने एग्जैक्टली मेरे वाली बात आज की। अगर आप सुन लें, उन्होंने कह दिया उन्होंने 9 मई नहीं जाना। किसी ने कहा जी अपना खान साहब क्या 2 केसेस में बरी हुए ना, तो उन्होंने कहा नहीं, ये 2 केसेस को आप भूल जाएं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये एक बात है। दूसरा ये है कि ये जो अपना गंडापुर साहब थे, ये थोड़ा सा ये किसी ना किसी तरीके से ना अपने लेवल पे इनकी पार्टी ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि क्यों जी डयाला पंजाब में है तो सिक्योरिटी का इशू है, वो है, तो KP के भी तो पाकिस्तान है, तो आप ये जो मुलजम है, मुजरम है, जो भी है, अपना बानी PTI कह लें, इमरान खान कह लें, खालिद खान कह लें, इसको हमें दे दें, हम जेलों में रख लेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा काका ये तो ये बड़ा एक प्रोजेक्ट लेके आओ, पहले अपनी निबेड़ो। सबसे पहले पड़ा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने एक तो असासे का केस कर दिया कि जनाब आ जाए, बताएं आपके असासे कलर निकले हैं। इससे पहले भी केस हो चुका था आज़ाद कश्मीर में, जब मसूफ फेडरल मिनिस्टर थे तो इन्होंने कोई तकरीर की थी, तो वो भी केस आ गया। और केस के ऊपर एक केस और कर दिया कि आपने तौहीन इलेक्शन कमीशन भी किया, ठीक है, वो केस हो गया। वहां से हम निकले अब 9 मई का मैं आपको बताने लगा था कि पीका का एक कानून पहले ही बन चुका हुआ है, वो बना नवाज शरीफ के ज़माने में था। अब उसमें ये शायद थोड़ी सी अमेंडमेंट आप सुनने को मिले। उसमें सोशल मीडिया, ये हमारा मीडिया और ये सारी चीज़ों का जो रुख जा रहा है ना, वो 9 मई की तरफ जा रहा है। और ये कमिटमेंट हो चुकी है हमारी हुकूमती लेवल पे, रियासती लेवल पे, कि ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो माफ़ी। और बल्कि ये सुनने में आ रहा है कि उसमें जो एक आम सी सज़ा आपको सुनने में मिलेगी, वो मिलेगी उम्र कैद। अच्छा। मैं 9 मई की बात कर रहा हूँ। और वो सारे जो अब ये भी कहीं किसी जगह पे ये भी फैसला हुआ है कि यह मुकदमात नहीं होंगे, अब समाते समूते नहीं होंगी, आप बड़ी जल्दी सुनना शुरू कर देंगी कि इस पे सजाएं होंगी। ठीक है, मतलब अब, और इसके लिए चाहे मैंने एक पीका का आपको एंड दिया है, दूसरा आपको मैंने दिया को हो सकता है 23 मार्च को कोई इस हवाले से कोई नवा कानून भी बन जाए। अच्छा, उसकी भी तैयारी हो रही है। तो मेरे ख्याल में 100% आपको कह रहा हूँ कि जो 9 मई का ये फंदा है, ये इतना तंग होने जा रहा है। इसमें मुझे यास्मीन राशिदा साहब नज़र आ रही हैं, अपना गंडापुर साहब नज़र आ रहे हैं, इतनी लंबी लिस्ट है।
मुझे तो लगता है हाँ तो पहले जेल में है और उसके बाहर आने का कोई इम्कान नहीं। जो थोड़ी बहुत जो सांस आपको नजर आ रहे हैं ना, मुझे वो भी बंद होते नजर आ रहे हैं। तो तहकीकात और तफ्तीश का कोई दूर दूर तक भाई रियासत है ना। फिर वो राणे ने मेरे से कहना जी कि ये ताकत की बात करते हैं। ताकत है आपका मुल्क का, आपका निज़ाम, आप समझे ना, ये निज़ाम ताकत का। जब रियासत ने कह दिया है कि ज़ीरो टॉलरेंस, रियासत ने कह दिया है कि हमने 9 मई दिल पे लिखा हुआ है, रियासत ने कह दिया हमने इसको माफ़ नहीं करना, तो मैं अपनी तरफ से खबरें नहीं आपको दे रहा, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ। जो मुझे समझ आ रही है, जो नज़र आ रही है, वो मैंने आपको बता दिया कि आने वाले दिन PTI के लिए इंतहाई सख्त होंगे। राणा साहब, तहरीक इंसाफ आज भी तहकीकात की बात कर रही है, तफ्तीश करा लें 9 मई में कौन इन्वॉल्व था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की जो वार्निंग, एक नहीं वो भी 2 बार, कि हमें लग रहा है कि एक और 9 मई भी, और जो 9 मई है अब उसमें किसी को भी माफ़ी नहीं है, तो आने वाले टाइम में फिर क्या तहरीक इंसाफ के लिए क्या इस तरह तो मुफाहमत की सियासत आगे नहीं चलेगी? हुकूमत को थोड़ी सी तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। 9 मई में अगर कोई भी वो नहीं है गुंजाइश नरमी की, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान के इदारों पे हमला किया और जिन लोगों ने हमारे शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, उनको तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से इस बात के हक में हूँ कि एक ऐसा प्रेसिडेंट बनाना चाहिए कि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो। ठीक, लेकिन मैं ये साथ साथ ये जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने तो किया है और जिनके ऑडियो वीडियो सबूत भी मौजूद हैं, उनको तो आप जरूर सजा दें, लेकिन इसको सियासी टूल ना बनाया जाए। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन को अचानक याद आ गया कि ओहो 1902 में आपने तो ये वाली बात की थी, लिहाजा आप पे तो इलेक्शन कमीशन जिंदा हो गया। तो इलेक्शन कमीशन ने तो मुस्लिम लीग नून की भी बहुत सारी क़यादत के ऊपर मुकदमात बनाए थे, राना सनाउल्लाह समेत बहुत सारे लोगों के, तो वो केसेस कहाँ चले गए। और फिर दूसरी बात यह है कि देखें, बिल्कुल 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, कुचल दें उन्हें बिल्कुल, लेकिन कहीं कुछ जगहों के ऊपर हमें ये सोचना होगा कि सजा ज़्यादा मुकद्दम है या हमारे फेडरेशन का ढांचा जो है वो ज़्यादा मुकद्दम है। एक CM जिस पे एक शख्स जिस पे 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो तो खत्म हो जाए और वो उनको आधा ओहदा मिल जाए, और एक शख्स को 2 साल 3 साल पहले एक बयान के ऊपर समन हो जाए। तो हम रियासत को थोड़ा सा ये बैलेंस रखना होगा कि आम आदमी पे ये यकीन रहना चाहिए कि अदालतें और हमारा इंसाफ और कानून सबके लिए बराबर है। ये बात नहीं इस्टेब्लिश होनी चाहिए जो हो चुकी है कि यहाँ पे इंसाफ 2 तरह के हैं, एक जिसको माफ करना है तो उसके सारे गुनाह माफ कर देने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। और तो अभी जो जेलों के अंदर हैं, आप उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दे तो क्या उसके बाद माफी हो सकती है? मलिक साहब आप ही से पूछ लेती हूँ। वो तो हुई है, वो मैंने क्या बताना, आप जाकर रिकॉर्ड खुद की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने तो राणे का नाम भी दे दिया, इसने तो खुद मैंने कहा इसने मुझे मोबाइल भी दिया था, इसने मुझे कहा था वहाँ पे पहुंचो, मैं आ रहा हूँ तुमसे, मुझे खाना खिलाऊंगा, मुझे इसने चक्कर दिया था। चलिए, अभी तो कितने ऐसे हैं जो कि जेल के अंदर हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, मैंने तो माफी तलाफी मजम्मत कर दे 9 मई की, तो उनकी हो सकती है कहीं ना कहीं से माफी। इसकी ना ये जो अपने हमारे या फिर सब एक कैटेगरी में है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका जरा सिंबॉलिकली लागू होती है, थोड़ा ना जरा इसको सिंबॉलिकली समझे। देखिए इस वक्त KPK में जो आपका चीफ मिनिस्टर है वो एक प्राइड है PTI का, कि देखें जी एक जगह हमारा सूबे पे हमारे एक CM है, अवाम का मैंडेट है, मैं वही बताने लगा। अब मैंडेट को आपके जज साहब जो है ना मलिक एजाज साहब ने, आपने क्या जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनको क्या वारंट दिया, नाकाबिले जमानत वारंट, और 2 अप्रैल को आए, यानी कि वो 2 अप्रैल को नहीं आते तो गिरफ्तारी पक्की है। तो ये जो मैंने पहले बात की है वो उसकी तरफ ही मैं बात लेके जा रहा हूँ। ये 9 मई का जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये एक सॉलिड किस्म का एटम बम है जो चलने चलना, और रियासत का फैसला। अगर आप चाहें, क्योंकि आप हमारे साथ नई एंकर बनी, मैं पहले 5 दफ़ा ये कोट कर चुका हूँ, 9 मई के बाद 11 या 12 मई को जनरल शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो तर्जुमान है पाकिस्तान आर्मी के। तो ये मैं नहीं कह रहा, वो ऑन रिकॉर्ड है, एक बच्चे ने ये बात सुनी थी, उन्होंने कहा ये वाकया जो है हमने लिख लिया है, ये हमारी तारीख का हिस्सा है, ये हमारी मेमोरी का हिस्सा है, और इसका पूरा हिसाब। अच्छा, जो अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि
आज ये सब कुछ हवा भी हो सकता है। 200 के करीब जो मुकदमात थे, अब तो खैर 2 केसेस में बरी भी हो गए हैं खान साहब, तो ये जो केसेस हैं ये हवा भी हो सकते हैं अगर डील हो जाए तो वो तो फिर इसका तो मतलब तो फिर डील की तरफ वो भी तो अपने भाई को flexibility मशवरा show दे रहे करती है हैं ना। फिर वो नवाज शरीफ के कोर्ट में आने लगे ना। ये तो हमारे जिगर नवाज शरीफ का नहीं, कमाल हम है। देख चुके हैं माजी में कि सियासतदान किस तरह से डील कर चुके भाई हैं, वो लीडर्स कर चुके बड़ा हैं, फर्क जेल है से ना। निकल चुके हैं, देखिए NROs नवाज ले चुके शरीफ हैं। है पावर पॉलिटिक्स का आदमी, वो तो गिव एंड टेक के लोग हैं। आपने तो रियासत मदीना बनानी है, आपने तो नया पाकिस्तान बनाना है, आप तो असूल के लोग हैं, इसलिए आप तो rigidness इंसाफ के show लोग की जा रही हैं। है। नहीं, आप तो इंसाफ करने हैं, आप तो नया निज़ाम बनाने हैं। अगर आपने भी नवाज शरीफ को फॉलो करना है तो फिर तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ठीक है राना साहब, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं से फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाएगी? लीमा खान साहबा जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, देखें आप डील का हिस्सा तो नहीं बनेंगे खान साहब। जो इस वक्त सूरत हाल है ना, उसमें तो रियासत और पीटीआई बिल्कुल आमने सामने खड़े, नेक टू नेक है जी। अब मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि असलम इकबाल साहब वो कायदे अपोजिशन कोई तो होगा बीच बचाव कराने वाला। नहीं, मैं मेरी सुन लेना कि उसमें कहीं दोनों में लचक नजर नहीं आ रही ऐसे ही। अगर रियासत ये कहती है कि हम 9 मई वालों को नहीं बख्शेंगे तो इमरान खान भी चुन चुन के 9 मई वालों को ही सामने खड़ा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 180 डिग्री हो गया ना, एक तरफ वो एक तरफ वो। तो ये एक खतरनाक काम है, ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। मुशाहिद हुसैन साहब भी तो ऑप्शंस दे रहे हैं। जी जी, मुशाहिद हुसैन भी दे रहे हैं और भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं। हाँ। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। माजी में भी हमने इन टकराव से कोई अच्छा कोई नतीजा नहीं निकाला ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब भी अब हम मेरे जैसे जो लोग हैं ना, जो ये बात कहते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकाले, रियासत नरमी कर दे, और यूं हमारे मुताबिक ये कहा जाता है कि शायद हम तो कोई पता नहीं किसी को, भाई हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मट्टी से हमें मोहब्बत है। मेरा बाप दफन है इसमें, वतन हमारा है, मेरा बाप दफन है इसमें, मेरा बाप इस धरती के लिए अपना सब कुछ छोड़ के इधर आया था। मैंने भी इसी मट्टी में दफन होना है, मेरे बच्चों ने इसी मट्टी के ऊपर पैर रख के कामयाब होना है इंशाल्लाह ताला। तो मैं अगर ये कहता हूँ कि खुदारा टकराव ना करें, कोई रास्ता निकाल लें दरमियान में से, कोई नरमी थोड़ी सी दिखा दें, कुछ आपने एक साबित हमने कर दिया। हाँ। कि आइंदा कोई अगर हमारे इदारों की तरफ देखेगा हम उसकी आंखें निकाल देंगे, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मैसेज है ये, और ये काफी है मैसेज। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम सजाएं देना चाहते हैं तो दे दें, लेकिन इस बाप को खत्म करके हम आगे बढ़े, पाकिस्तान को आगे लेके चलें। पीटीआई पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, और इस हकीकत को का इनकार मुमकिन नहीं है। इन्होंने 8 फरवरी को साबित किया कि भाई हम एक वोट के साथ आए। और मैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी जैसी जो सियासी जमातें हैं ना, उनसे भी ये तवक्को करता हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसमें एतजाज अहसन जैसा जो उनका मुखालिफ बोल सकता है वो उसमें मौजूद रहता है। यानी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है उस जमात के अंदर। लतीफ खोसा चले, वो तो अब चले गए ना, डिपार्चर हो गया उनका, तो लेकिन फिर भी एफिलिएशन है बिलावल साहब के साथ। वो उसकी भी एक मिसाल ले लें कि लतीफ खोसा और बिलावल भुट्टो जब सामने आया, मेरा भांजा बिलावल भुट्टो, तो मेरे भांजे ने उन्हें कहा कि हाँ बड़े अच्छे अंदाज में। सो मैं ये समझता हूँ कि वो जमातें, बिलावल साहब बहुत न्यूट्रल स्टेटमेंट्स देते हैं, पीपल्स पार्टी जैसी जो जमातें हैं उन्हें भी अपना रोल निभाना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए, कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि अगर जरदारी ये कहते हैं कि पाकिस्तान खपे, तो अब वो सदर पाकिस्तान है, तो उन्हें बतौर सदर भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, और वो कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में ला सकते हैं। इलेक्शन के फौरन बाद जरदारी साहब ने कितनी तो कोशिश की, कॉल्स की, शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस चीज़ की गवाही दी है, और वो विटनेस है। उन्होंने कहा कि कॉल्स आई हैं और बहुत कोशिश की गई है। तो जरदारी साहब की तरफ से तो लेकिन एक नहीं दिखा रहे फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो तो खान साहब नहीं दिखा रहे। नहीं देखे ना, इसमें आप एक पोजीशन हाँ की भी तो समझे ना। आप की चॉइस है मकबूलियत, और मकबूलियत है मौला जट। आपने कहना है, आपने अमेरिका के भी खिलाफ, आप अफ्रीका के भी खिलाफ, आपको जो नजर आया चोर नजर आया, आपने अल्फाज ही नहीं कभी नॉर्मली नहीं इस्तेमाल किए, चोर डाकू से तो नीचे नहीं आ पाए। तो आप जो इस यहाँ का सदर बना हुआ है, जो आज शख्स बना है, उसके लिए क्या लफ्ज़ आप यूज़ करते रहे। पर हमेशा दुनिया में एक मैनरिज्म रहता है। आप जितनी मर्जी अपोजिशन गंदी हो, अच्छी हो, चोर हो, चक्की हो, जो मर्जी हो, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि आप उनसे मुज़ाकरात करें। आपने तो सुबह दोपहर शाम एक ही लफ्ज़ रखा हुआ था,
कि जी निगोशिएशन नहीं करनी, बात नहीं करनी, मेरे से एनआरओ मांगते हैं, एनआरओ मांगते हैं, पता नहीं केड़ी जेब विच एनआरओ रखे आज आज पता लग गया ना कि रियासत क्या चीज़ है, कैसी मंजी घुमाई है पॉपुलर। अब खान साहब जहाँ पे फंसे हुए हैं ना, एक तरफ है पॉपुलैरिटी और जो पाकिस्तानी कल्चर है ना मजमूई तौर पे वो मौला जट कल्चर है। यहाँ पे वो लीडर है जो लीडर गंडासा लेके लड़ता रहता है, वो पॉपुलर रहता है। अब खान के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक यू टर्न होगा कि देखे ना 125 तो आपकी सीटें आप 2 साल पहले थी, इतनी 2 साल में आपने जंगें की, 3 आपने लॉन्ग मार्च किए, 100 आपने जलसे किए, इलेक्शन लड़े, 2 करोड़ मुकदमे लड़े, तो फिर भी आपके 100 बंदे नहीं पूरे हो रहे। मतलब 2 साल पीछे नहीं आप जा पा रहे। केपी के भी आपसे गया, पंजाब भी गया, आपने अचीव क्या किया? मेरा ख्याल है अगर खान यहाँ पे लचक दिखाए, जिस तरह आप बात कर रहे हैं जी दरमियानी रहा, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है फिर आपका नून से और पीपल्स पार्टी से झगड़ा क्या है, फ़र्क क्या है? फिर आपकी भी वही पॉलिटिक्स है। तो खान इज इन ए फिक्स, आगे जाए तो लड़ना पड़ता है तो रियासत के सामने खड़ा होना पड़ता है। वो जो आप जिसको आप बड़ा सख्त कह रहे हो वहाँ पे फंसा हुआ है, या अगर मकबूलियत खतरे में डाल ली है तो फिर डाल ले, फिर ठीक है, फिर अगला वज़ीर आज़म भी बन जाए। अभी तो तहरीक इंसाफ की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी मैंडेट चोरी के खिलाफ नारा लगाओ और जलसे करो। लॉन्ग मार्च की बात भी की जा रही थी, उसी को दबाने के लिए शायद अब ये 9 मई के खिलाफ जो मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट है कि कहीं ना कहीं से इनको कूल डाउन रखा जाए। 23 मार्च के को जलसे की दरखास्त भी दे दी है पीटीआई। हाँ जी, करने देंगे इनको रियासत करने देगी? आई डोंट थिंक सो कि जब मलक कह रहा है, क्योंकि ये बहरहाल एक तर्जुमान है ताकत का, और इसके मुंह से निकली हुई बात, हर बात ताकतवर के मुंह से निकली हुई बात को माना जा सकता है। इसका भी बड़ा दिल कर रहा ठीक है ना? तो लेकिन हर किसी को नहीं मिल सकती है पावर नहीं, पॉलिटिक्स। वो बात ये कि ये वाला ताकतवर है ना, ये फॉर्म 47 पकड़ के खड़ा है, मैं जो खड़ा हूँ मैं 45 पकड़ के खड़ा हूँ। हम दोनों में बड़ा फर्क है, और हिस्ट्री 45 वाले को याद रखें। तो जावेद लतीफ साहब सही कह रहे हैं ना, ऐसे ब्लैकमेल भी फिर किया जा रहा है ना, ठीक है ना? 45 साल ऐसे खड़े। मैं बड़ी देर से परेशान था, ब्लैकमेल भी किया जा रहा है उनको कि खुला देंगे। नहीं क्या होगा, अब गुजरांवाले में देखो क्या हुआ ना, 40 ये बड़ा तवा लगाया, 47 48 तो 45 वाला जीता है। नून की सीटें बढ़ गई हैं, आप किसी को अंदाजा नहीं हुआ, ये 45 47 की लड़ाई में 6 सीटें बढ़ गई हैं। तो जो 130 में 7000 की लीड तो वाले को वहाँ पे भी कर लें आप। जितवाया और हराया जा रहा है। यार सुन लें, देखिए नून की सीटें बढ़ी हैं, ये जितनी आने वाले गिनती हुई टाइम हैं और बढ़ेगी। हम हुकूमत के साथ हैं, रिजर्व उनके साथ है, वो तो बढ़ रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर्स। पावर की गेम में मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ तो खान साहब मकबूलियत में खेलते रहे, तो यहाँ फिर पावर की गेम में उनकी शिगिर्दी करें। नवाज शरीफ की 2 ही चांसेस है। अच्छा, फैसल वाडा साहब जो कह रहे थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, ये तो बिल्कुल उनकी हर गुजरते दिन के बाद जो एक प्रेडिक्शन या यूँ कह लीजिए कि ये उनके ऊपर कोई आमद होती है, किसी न किसी तरह स्टेटमेंट्स वो देते हैं, वायरल रहते हैं खबरों में, जिस तरह से उनका एनालिसिस है, तो फिर इसका मतलब सही जो कह रहे हैं आने वाले टाइम में यही कुछ ही होने जा रहा है। एक तो पहले ना ये जो मलिक ने कहा ना कि उनकी 6-7 सीटें बढ़ गई हैं, तो उनकी तो विफाक में हुकूमत भी है, उनकी तो पंजाब में भी हुकूमत है, ठीक है, लेकिन उनसे जाके पूछो तो सही कि ताड़े ते बीत की रही है। अब और वो खुद कह रहे हैं जब ज्यादा देर चलने वाली नहीं है ये अच्छा आप सुन लें, और दूसरी चीज सुन लें कि आप हो सकता है कि आप पीटीआई की सारी निशिस्तें जीत के मुस्लिम लीग नून को दे दें, ठीक है ना, क्योंकि बकौल मलिक के ताकत इस चीज का नाम है, लेकिन कोई इखलाक और शर्मिंदगी भी किसी चीज का नाम है कि नहीं है? को अंदर के इंसान के अंदर कोई शर्म दिलाने वाला भी कोई होता है या नहीं होता? क्या होती है? या बंदा इस मसनूई फतह के ऊपर, हंसी क्रोनी है, साउथ अफ्रीका का कप्तान था, और वो मैच फिक्सिंग के अंदर उसने खुद एतराफ़ किया, किसी ने नहीं किया था, उसने एतराफ़ किया था कि मैं मैच फिक्सिंग करता हूँ, ठीक है, जो उसका तारीखी जुमला है। मैं उसने मैच फिक्सिंग की, बहुत गलत किया, उससे सजा भी मिली, बहुत जो भी होना था, फिर उसका तैयारा हादसे में वो मर गया, लेकिन उसने एक तारीखी जुमला कहा था। किसी ने कहा कि तुमने मैच फिक्सिंग की थी तो तुम चुप रहते, तो उसने कहा कि मैं ना रोज अपनी नजरों में जलील होता था कि यार मैं कितना घटिया आदमी हूं कि मैंने ये क्या किया है और मैं कितने फख्र से जी रहा हूं। तो मेरा ख्याल है ये हंसी क्रोनिया जैसे लोगों में शर्म होती है, हम लोगों के पास शर्म नामी कोई चीज नहीं। कमिश्नर पिंडी भूल गए आप, ठीक है ना, वो कहाँ हैं बेचारे? मलिक साहब किधर? ये कमिश्नर साहब भी वो दूसरे दिन दुरुस्त हो गए थे ना, ये जो बात आपने राणा जी के कहने नहीं, थोड़ा सा जहाँ से आए थे वहां से चले गए। देखें ना, अगर आपका यही करैक्टर है ना कि आपने इखलाक, ये जो 45 की बात कर रहा है, अगर आपका इखलाक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक था, बड़ा मजा आया, पूरे पाकिस्तान ने सुनी, अगले दिन आप इलेक्शन कमीशन में गए, आपने बता दिया मुझे बहकाया गया था, मुझे किसी ने यूज़ किया, क्योंकि मैं रोटी को चोची कहता हूँ, 3 साल मेरी उम्र है, अभी तो मेरे दांत भी नहीं निकले, ये तो आपका करैक्टर है।
फिर आप खड़े हो ना किसी जगह। 45 वालों ने नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 45 वालों ने बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जीते। कमिश्नर की बात कर रहा अपनी हूं, हिस्ट्री तो ठीक कर लो, और हिस्ट्री तो ठीक कर लो। तुम्हें कख का नहीं पता, तुम्हें उल्टी सीधी बातें किए जाते हो। कमिश्नर की बात कर रहा हूं जी, कोई यूं होता है यूं, और ये वो लोग हैं जिनका किसी को भी नहीं पता था। अच्छा, उसकी भी सुन वो लो, नीचे से आगे जीत गए। इसकी भी सुन लो, ये जो बड़ा तकरीर मैं फिर मानू ना कि पीटीआई आ जाए ना, फिर बता दे इमरान खान 2018 में जनूबी महाज किसने बनाया था, फिर 2018 में बताया इलेक्शन में सिस्टम किसने बैठाया था, किसने उसको गारंटी दी थी। तो अगर आपने करना है, जब ताकत आपके साथ थी तो फिर आप वन पेज पे थे, फिर आप कहते थे ये फौज भी मेरी है। ये तो जो जमहूरियत परस्त बाजवे से बड़ा था नहीं, बाजवे के लफ्ज थे, ये जो बाप फादर का लफ्ज यूज किया था। तो जब यूं करके कुछ हुआ तो फिर जो भी लफ्ज आपको याद है जो यूज किए, तो मेरा मतलब है कि यहाँ सारी पावर के साथ है। जब पावर आपसे दूर होती है तो फिर आप इनकलाबी बन जाते हैं। यही काम नवाज शरीफ करता था, जब पावर से दूर होता है इनकलाबी हो जाता है। इस तरह ये भी करते हैं सारे। ठीक है, मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ऐड करेंगे कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफान खड़ा होने वाला है। किस कदर महंगाई हो सकती है, आम आदमी कितना परेशान हो सकता है। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पहले से कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात की डील होने जा रही है, इस पर मैं बात करूं, पहले बात कर लेती हूँ। मलिक साहब, सवाल आप ही के सामने। परवेज़ इलाही साहब की जो सूरत हाल है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, जेल के वॉशरूम में वो गिरे हैं और हड्डी उनके फ्रैक्चर होने की हमें इतलात मौसूल हो रही हैं। तो इस तरह का ट्रीटमेंट, और हॉस्पिटल भी ठीक से उनको नहीं लेकर जाया जा रहा, और उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं उनका हो रहा जिस तरह से फैमिली एतराज़ात उठा रही है। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मतलब वही जो रानी ने बताया तो है कि आपके साबिक स्पीकर भी हैं, आपके CM भी, बल्कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं पाकिस्तान के। तो मेरा मतलब है कि आपकी एज भी है, मेरा ख्याल उनका एक ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो आपने गलत काम किए वो अपनी जगह, जो आपकी इंसानी जो सेहत है, ये दुनिया भर की जेलों में इस तरह होता है। जो सेहत आपका हक है, ये कैदी का भी हक है, मुलजम का भी हक है, मुजरम का भी हक है। तो मैं समझता हूँ हमारी यही डेवलपमेंट है, यही इंसानी तरक्की है कि जब आप फैसले करें तो आप इंसान को सामने रखें। वो ही इज़ ए ह्यूमन बीइंग, ही सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जो कानून के मुताबिक उन्होंने गलत किया वो आप जाने और जज साहब जाने, मगर उनका जो हेल्थ का हक है वो मैं समझता हूँ दैट मस्ट बी गिवन टू हिम। अच्छा राना साहब, क्या वहाँ पे अटेंडेंट्स मौजूद नहीं है? क्योंकि जेल में जिस तरह से उम्र है परवेज़ इलाही साहब की, जाहिर है काफ़ी उम्र है, उम्र रसीदा है, इसके अलावा तबीयत ठीक नहीं रहती है उनके, और हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। तो क्या वहाँ पे अटेंडेंट्स मौजूद नहीं होंगे? जब वो वॉशरूम उनको ले जाया जा रहा था, अकेले थे या पीछे कोई था नहीं? गिर कैसे गए, क्या सूरत हाल? देखिए, तो वही बताएंगे कि गिर कैसे गए, और मुझे नहीं पता कि वॉशरूम में भी किसी को साथ लेके जाते होंगे या नहीं। जिनकी तबीयत ठीक नहीं होती, जाहिर है जो बुजुर्ग हैं उनके साथ तो जाते हैं ना। होने के बावजूद वो एक मर्द हैं और एक बड़े जट हैं, वो कोई मजाक नहीं है, जट हैं पूरे ना। तो जट अड्डा भी नहीं होता कि वो बस वो कहे कि जी बस यूं है कि मैं साथ वॉशरूम में ले जाऊंगा। बात वॉशरूम की भी नहीं है, बात गिरने की भी नहीं है, बात तो है उस तरीके की, और उनकी अहलिया की आंखों में आंसू कि जिस तरह तकलीफ से उनको रखा गया। हम अपने सियासतदानों को ट्रीट करते हैं। ये क्यों होता है कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद नहाने लगते हैं, साबुन लगाते हैं तो पानी बंद हो जाता है उनका। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कमरे में बंद करके छिपकलियाँ छोड़ दी जाती हैं छोटी सी उम्र के अंदर, या जरदारी साहब 10 साल जेल भुगतते हैं, या नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लग जाती हैं, या इमरान खान जेल चला जाता है। बीबी का मैं बता चुका हूँ, बीबी शहीद अपने बच्चों को लेके 10 साल वो जरदारी साहब से मिलने के लिए। भाई ये क्यों इनके ऐसा होता है? कहाँ पे खराबी है? क्यों हर दफा जो है रांझा ही बेचारा मारा जाता है? कभी हीर पे भी कोई चीज आ जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस निज़ाम को हमें बदलना होगा। ये फरसूदा हो गया निज़ाम, जिसमें हम समझ रहे हैं कि हमारी कामयाब स्ट्रेटेजी है। मेरा ख्याल है हमें इसे बदलना चाहिए, और अदालतों को इस पे काम करने की जरूरत है। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रही? भाई जो आटे के ऊपर तस्वीरें छप रही हैं, उन्होंने तो सख्ती से पाबंदी लगाई थी कि वजीर आज़म और वजीर आला की तस्वीर नहीं छपेगी। नहीं, वसूल की बात है, वो उसमें राना को पर्सनल पॉइंट तो नहीं है। देखे ना, अगर आप टैक्स के पैसे, तो टैक्स तो मेरा पैसा है ना, तो मेरी तस्वीर लगाएं, आपकी तस्वीर लगाएं, राने की लगाएं, जिनका पैसा है।
ये तो आप तो देखें, सियासत जो है एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, ये वो मुनासिब तो नहीं लफ्ज़ यूज़ करना, पर जिस तरह अंबिया इंसानियत की खिदमत करते थे, इस तरह सियासतदान और आप कहते हैं कि जी हम तो सियासत खिदमत के लिए करें, तो मेरे गोडे दबाओ आके कराएं, आप खिदमत करें, लोग दिल में तस्वीर तब तक जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। 5 रुपए इधर सुने, 5 रुपए यूनिट बिजली बढ़ गई, 60 अरब रुपए हम मुझ पे आप पे हम तीनों पे फिर पड़ गया। बातों आपने तो ले ली मुफ्त बिजली, आपको तो बिजली मुफ्त है, चाहे वो 500 रुपए पर यूनिट हो जाए। अच्छा सॉरी, मैंने देने पैसे, इसने देने। मलिक साहब एक मिनट, एक जुमला और, जो आपने कहा था ना कि 300 अरब का टैक्स देते हम सैलरीड, ठीक है, ये टैक्स पता है रिटेलर से और एक्सपोर्टर से ज्यादा है पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान के असल बेनिफिशियरी पैसे कमा रहे हैं ना, जाए अभी जाके फ्रॉक लेके आए बच्चे की, आपको लग पता जाएगा ईद के ऊपर, ठीक है ना, वो टैक्स नहीं दे रहे। आप जो सुबह से शाम तक यहाँ पे पढ़ती हो, तैयारियां करती हो, फिर पे बैठ के बोलती हो, आपके पैसों में से टैक्स कट जाएगा। इस तरह के निजाम आप चलाएंगे। अच्छा, बुरी खबर में मैं मजीद आपको बुरी खबर दूं, ये जो 5 रुपए बढ़ने हैं ना, ये अभी अब ये मार्च खत्म होगा ना, तो अप्रैल में जाएगा ना, ये इन्होंने मार्च के एंड में जाके इन्होंने जो महकमे से ये दरख्वास्त करेंगे हमें, ये फरवरी से मांग रहे हैं ये, हाँ, ये नहीं, इसको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बोलते हैं, कि ये जो IPPs वाले रोना रो रहे हैं कि जनाब फरवरी में जो डॉलर के रेट का फर्क पड़ा है ना, वो 5 रुपए हमें दें। तो आपको जब ये अप्रैल मई में बिल आएंगे ना, ये तब आपको ये समझ आएगी कि आज हमने जो शो किया, तो आपको फरवरी से पैसे टुकेंगे, जितने आपने पहले बिल दे दिएंगे मार्च अप्रैल, आपको इन तीनों बिलों का जो 5 रुपए यूनिट फर्क आएगा ना, इसको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बोलते हैं। और आप अपने तौर पर कहेंगे यार मैं तो घर में भी नहीं था, हम तो एक मियाँ बीवी है, ये इतना पैसे कैसे आ गए? ये है आपके साथ डॉक्टर। और आप मुझे बताएं, लोगों के साथ हुआ है, एक कमरे का मकान है, लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल किए हैं और कहा है कि देखें यहाँ हमारे पास एक पंखा नहीं है, एक लाइट है, और फिर भी हमें 30 हजार बिजली का बिल आया है। किस लिए, किसके खाते में, कैसे पे करेंगे? इनका बस चले ना, तो जो वो आसमानी बिजली गिरती है ना, ये वो भी हमारे पे डाल दे कि इसका भी बिल हम नहीं देना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि ये जो आप कह रही है ना कि अब गरीब लोग वो रो रहे हैं कि 30 हजार के बिल आए हैं और ये सारा कुछ हुआ है। मुझे बताएं कि मस्जिद को बिल जाता है, वो तो मस्जिद हमारी जो सबसे मुकद्दस तरीन जगह है, वो भी बिल देती है जी, ठीक है ना। हाँ जी, पार्लियामेंटेरियन नहीं देते, उनसे भी मुकद्दस है कोई। और किस चीज के लिए भाई? अगर बकौल मलक के और मेरे सियासत एक खिदमत का नाम है, तो एक चंगी खिदमत है यार, मुझसे करवा लें ये खिदमत, मेरी बिजली मुफ्त कर दें, गैस मुफ्त कर दें, TADA दे दें, मुझे पार्लियामेंट के अंदर अपने हकूक की, अवाम के हकूक की नहीं। पार्लियामेंट में कौन बैठा है? घी माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, ठीक है। ये कहां से गरीब अवाम के लिए वहां पे कोई कानून साजी करेंगे कि भैया ना सस्ती चीजें मिल जाए इनको, ठीक है। आप वहां बैठ के और हमारे पैसों से जनाबे अली आप अपने मौज मस्तियां करते हो, ठीक है। कितना अशराफिया के ऊपर खर्च हो रहा है, रियासत खर्च रही है, वो तो 2600 अरब दुनिया के इदारे बता रहे हैं कि ये खुद ही खा जाए। और एक और बुरी खबर सुने जिससे मुझे आज वाकई बड़ा दुख हुआ कि जो फहरिस्त जारी की गई है ना गरीब तरीन ममालिक की, यार उसमें हम भी शामिल है यार। कितने दुख की बात है, हम गरीब तरीन लोग हैं यार, ये रियासत गरीब तरीन है, लेकिन रियासत को अगर फुर्सत मिले तो वो इनका तरफ तवज्जो दे ना। रियासत को तो फुर्सत ही नहीं है, वो तो हसन हुसैन को बरी करने में और नवाज शरीफ के कांटे दूर करने में और बकौल मलक के 45 फार्म जलाने के बाद 47 को फतह दिलवाने में मसरूफ है। और इससे भी नई गेम बन गई है, जिनके पास 45 फार्म थे, 47 फार्म थे, नोटिफिकेशन भी हो गया, वो भी हार रहे हैं। अचानक काउंटिंग होती है और 9000 जो वोट है पता चलता है जी उन पे वो रिजेक्टेड है। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर एक नया मजाक जो थोड़े दिनों पहले हमने देखा ही है कि किस तरह से फॉर्म्स को सेटल किया गया बेसिकली। वसी सफर साहब के साहबजादे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो जीते हुए थे, फॉर्म 45 47 और नोटिफिकेशन भी हो गया। अचानक उसने दरखास्त दी, रिकाउंटिंग हुई, उनके पता नहीं 9000 वोट जो है वो निकल आए रिजेक्टेड, और वो सामने वाले जीत गए। यार इस तरह आपने कानून चलाना, रियासत चलाना है,
इस तरह आपने निज़ाम चलाने। नहीं, फिलहाल तो IMF को मुआशी कारकर्दगी से मुतमईन किया है ना पाकिस्तान ने, लेकिन ये मुतमईन इस तरह से किया है कि मज़ीद बिजली 5 रुपए से ज़्यादा महंगी होने जा रही है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और सार्फिन पर मज़ीद 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना। कैसे करेंगे? मैं आपको याद होगा IMF के वो लोग जिस तरह हम उनको कहते हैं ना बहू बनाया हुआ है, रियल होंगे, मुझे तो खैर पता नहीं, मगर मुझे एक बात अच्छी लगी, अगर आपको याद हो IMF की जो हेड थी उसकी स्टेटमेंट है, उसकी स्टेटमेंट का खुदा का वास्ता है यार, इनकी बिजली पानी इनके कहाँ कितने टैक्स लगानी है, मैं नहीं कह रहा, ये आपने नहीं, किसी पाकिस्तानी ने कहा, उसको रहम आ गया, उसने कहा यार ये यहाँ के जो अमीर लोग हैं उनको बारे में सोचो, एक ही तुम्हारे पास, और ये पाकिस्तान में जितनी पॉसिबिलिटी थी ना गरीब आदमी से आप बिजली गैस ये वो चीज़ें हैं, ये इंटरेक्ट आपको मैं और बता दूं, पाकिस्तान का शुमार दुनिया में उन ममालिक में जहाँ इंटरेक्ट टैक्स सबसे ज़्यादा है, 70-60% लोग हम इंटरेक्ट टैक्स लेते हैं। वो पूछे किस तरह, पाकिस्तान का जो सबसे अमीर आदमी अगर वो मलक रियाज है या मियाँ मंशा है, जब वो 100 रुपये का एक कार्ड खरीदता है ना टेलीफोन का, तो वो भी 30 रुपये टैक्स देता है। और इस पाकिस्तान का सबसे गरीब आदमी जो बेचारा कैमरा मैन है या फोटोग्राफर है, ये 10 रुपये 100 रुपये कमाता है, वो भी 27 रुपये देता है। ये दुनिया देखिए, टैक्स हमेशा इनकम पे होता है। आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे गरीब तरीन आदमी और सबसे अमीर तरीन आदमी एक ही टैक्स देते हैं। क्यों? सारा इंटरेक्ट टैक्स है। पेट्रोल आप 1 लीटर लें, राना 100 लीटर ले, वो एक आधा लीटर है, टैक्स इक्वल है। यार ये बहुत बड़ा जुल्म है। और आपने एक आम आदमी की उसकी कहते हैं ना अंदर से जाके कैपेसिटी से मर गया। मैं समझता हूँ, एक फैक्चुअल में आपको बात बताने लगूँ, एक रिसर्च बताने लगूँ, 80 to 85% पाकिस्तानी या डिप्रेस हैं या एग्जाइटी में है। ये साइंटिफिकली बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी मेजर रीज़न जो है महंगाई है, गुर्बत है, आपके बिल्स हैं। राना साहब, यहीं पे मैं कोट भी करूंगी कराची से, तकलीफ दे स्टोरी। ये कुछ दिन पहले का वाक़या है कि एक शख्स ने कराची के मेन ग्राउंड में अपने 3 बच्चों के साथ ख़ुद को आग लगा ली, ये कहकर के वो अब महंगाई का बोझ नहीं उठा सकता है। बच्चों की हालत तशवीशनाक, लेकिन वालिद इस दुनिया में नहीं रहा। कौन इंसाफ कौन देगा? देखे, और ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक वाक़या नहीं है। अब पाकिस्तान की जो सूरत हाल हो चुकी है, मुआशी तबाही के दहाने पर पाकिस्तान जहां जाकर खड़ा हो चुका है, उसे ठीक करने का कोई रोड मैप भी इन सियासतदानों के पास, गवर्नमेंट के पास नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि वो जो बंदा जिसने अपने बच्चों को आग लगाई और खुद जल मरा गुर्बत के हाथों, भूख के हाथों, अफसोस के साथ, ये इन ताकतवरों को समझना होगा कि जो लोग भूख और गुर्बत के हाथों अपने बच्चों को मार रहे हैं, अगर उनके हाथ तुम्हारे बच्चों की गर्दनों तक बढ़ गए तो फिर क्या होगा? और मरना नहीं है, जंग आमद, सबने मरना है, कभी यही सोच ले तो होगा। और ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हम जैसे गरीब लोग जो हैं इन ताकतवर लोगों को पालते हैं। हमारे पैसों से पार्लियामेंट चलती है, हमारे पैसों से सुप्रीम कोर्ट चलती है, हमारे पैसों से इदारे चलते हैं, और हम भी भूखे मरते हैं, हम ही इंसाफ से दूर रहते हैं, और हम ही हैं जो हर वक्त परेशान और महंगाई की चक्की में पिसते चले जाते हैं। किसके पास सोल्यूशन है? कौन गवर्नमेंट है जो ये कहे कि जी फलां गवर्नमेंट के ऊपर अपना हमने इसका जो है सारा ब्लेम नहीं डाल देना, ब्लेम गेम ना खेलें, लेकिन आए फ्रंट फुट पर आए और कहें कि ठीक है हमने पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करना है। आर्मी चीफ साहब ने बड़ी अच्छी जो है उनकी स्ट्रैटेजी रही है, जिस तरह से उन्होंने आटा माफिया, चोर माफिया, डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। इस तरह के इनिशिएटिव्स अब किस तरह बल्क में करने की जरूरत है? सर ना मजबूरी बन गई। मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि मैं नहीं कह रहा कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान का मसला नहीं है या इस्तेकाम नहीं है, सारी चीज़ें, मशीयत इतना बड़ा इशू बन गया पाकिस्तान बिल्कुल लाइन पे अभी भी खड़ा है डिफॉल्ट पे। exactly. 29 अरब डॉलर, कितने 29 अरब डॉलर एक साल में हमने देना, उधार देना है। 3 सालों में 80 अरब डॉलर देना है, और आपके पास कितने 8 अरब रुपए हैं। 8 अरब डॉलर जो है उसमें 2 अरब डॉलर चाइना के, चाइना बड़ा समझदार है, वो कहता है चलो पैसे पास रखो, मुझे सूद देते जाओ, जिसको रोल ओवर कहते हैं। हम बड़े खुश होते हैं, शुक्र है उन्होंने रोल ओवर दे दी। वो बड़े सियाने कहते हैं हमें क्या है, पैसे हमें सूद देते जाओ। कोई सऊदी अरब ने रखा हुआ है, कोई यूएई ने रखा। हम एग्जांपल देते हैं, टिकटॉक अमेरिका भी बंद करने लगा है, इसीलिए हम भी बंद कर सकते हैं, तो हम मुकाबले अमेरिका से करते हैं। हम अमेरिका की पर कैपिटा की बात ही हमने करनी। हमने ये नहीं बताना अमेरिका ने $1 ट्रिलियन लोगों में बांटा था ये जब कोरोना आया था, कि उन्होंने कहा था जो बिजनेसमैन है, जो अमेरिकी है, वो मुझसे पैसे मांगे, हम रियासत देगी। तो रियासत माँ भी बनती है, वो भी टैक्स आपके ना गिरेबान पकड़ के लेते हैं, मगर कभी कभी वो माँ भी बन जाती है। हमारी माँ तो कभी नहीं बनती। अब मैं इंटरनेशनल बात करने लगा। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल डाटा है ना, उसमें है 80% पाकिस्तानी लोग गरीब हैं। 80% का मतलब है 20 करोड़ पाकिस्तानी गरीब है। उसमें जो राना बात कर रहा है,
उसमें 40% जो कहते हैं ना 9 करोड़ गुर्बत से भी नीचे है। जो एक हम वक्त की गरीब रोटी नहीं नहीं है, खा सकते। हम गरीब नहीं है, हम गुर्बत से भी नीचे 9 करोड़ बंदे को लेकर जिंदा है यार। किस तरह हम जिंदा है? हम इस निज़ाम को, ये रियासत का काम है, हुकूमत का काम है, पॉलिटिशियन का काम है, जब तक ये प्लान नहीं करेंगे, ये अपने अपने घरों में बैठे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि ये जो निज़ाम हमारा हुकूमती निज़ाम है ना, इसमें मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया इसार राना साहब, ताहिर मलिक साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आला।